दिस इज़ सुजीत सिंह और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देखने के बाद आप एटलीस्ट अपने बुक्स की रीडिंग ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हम सेल्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी एक ही मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फर्स्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्टडी हुई थी इन 1950s के टाइम पे हुई थी और किसकी हेल्प से हुई थी, तो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी की गई थी। तो और किस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया था, तो रेड ब्लड सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे स्टडी किया गया था 1950s बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी किया गया था इन 1952 में। और फाइनली ये कंक्लूड किया गया था कि जो रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंसिस्ट विथ 3 कंपोनेंट। ठीक है, और वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो 3 डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनका जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एज लिपिड, एंड सेकेंड कंपोनेंट जो है उसे हम बोलते हैं प्रोटीन, एंड जो थर्ड कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं, थर्ड जो कंपोनेंट है उसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यही 3 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इनके रेशियोज जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स के रिस्पेक्ट में इनके जो रेशियो हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनका जो रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है वो बेसिकली क्या है, आपका प्रोटीन है। 50 और 52% जो है वो प्रोटीन है, 52% क्या है आपका प्रोटीन है, 40% क्या है आपके लिपिड है, एंड रेस्ट ऑफ द आपके 5 to 7% क्या है आपके 5 to 8% क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट। ये बात क्लियर है सभी को। तो इनके रेशियो जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन किसी भी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट हैं या बेसिक जो कंपोनेंट है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। ये बात क्लियर है सभी को। अब देखिए, फाइनली जब 1950s के टाइम में सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया तो फाइनली ये कंक्लूड किया गया कि सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर है, और डबल लेयर किसकी है, लिपिड की है। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लिपिड की बाई लेयर कैसी है, लिपिड बाई लेयर मीन्स लिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट है, और वो 2 लेयर की अगर आप स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे इसको अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली यहाँ पर जो अगर पॉलीसेक्राइड, अगर एक बेसिक लिपिड के स्ट्रक्चर्स को देखा जाए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें और कौन से अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बेसिकली फॉस्फोग्लिसराइड जो है इनमें पोलर हेड प्रेजेंट होते हैं और साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉन पोलर टेल। तो ये जो पार्ट है
इसी को हम बोलते हैं पोलर हेड, और ये जो पार्ट है इसी को हम बोलते हैं नॉन पोलर टेल। तो फॉस्फोग्लिसराइड जो है या जो फॉस्फोलिपिड है वो बेसिकली दो तरह के डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखें तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम लिपिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो लिपिड है हमने यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दिया, फॉस्फोग्लिसराइड या फॉस्फोलिपिड आप बोल सकते हैं। जो फॉस्फोलिपिड है उनको हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया उनके नेचर के बेसिस पे, ठीक है। तो एक पार्ट जो है फॉस्फोलिपिड का उसे हम बोल रहे हैं पोलर हेड, और दूसरे पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन पोलर टेल। यहां तक सभी चीजें क्लियर है। देखिए पोलर जो होते हैं वो वाटर के साथ क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, वाटर के साथ क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो पोलर का जो नेचर है, इनका नेचर क्या है, आपके हाइड्रोफिलिक नेचर है। क्या नेचर है इनका, नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। अगर हम वही नॉन पोलर को देखें तो इनका नेचर वाटर से क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं, मींस जहां पर एक्वस एनवायरनमेंट होगा ये उनसे दूर जाएंगे, तो इनका नेचर क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो बेसिकली यहां पर अगर मैं लिपिड की, क्योंकि लिपिड कैसा प्रेजेंट है, बाई लेयर के फॉर्म में है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, लिपिड, और इनका प्रोपोर्शन कितना है, 40%। अगर हम फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे देखें, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मींस इसमें जो कंपोनेंट है, तो एक को हमने बोला पोलर हेड, दूसरे को हमने बोला नॉन पोलर टेल। और अगर इसके स्ट्रक्चर्स को आप देखें तो बेसिकली इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं ये आपका क्या है, हेड पार्ट है, और इनसे जो अटैच हैं इनको आप क्या बोलते हैं, टेल पार्ट। तो ये हेड पार्ट है और ये टेल पार्ट है, और इस पूरे को आप क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोलिपिड। क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोलिपिड। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप चीज़ों को फिर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर से वीडियोस को आप देख करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पोलर जो होता है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। और नॉन पोलर जो है, नॉन पोलर टेल जो हैं, ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, तो इनका नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। दूसरा पार्ट जो है, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, या इसको बेटर टर्म में आप बोल सकते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो इन प्रोटीन्स को हमने ब्रॉड लेवल पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, और इनका प्रोपोर्शन कितना है, जनरली 50 to 52% इनका प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है इनकी 2 कैटेगरीज हैं इनके नेचर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे इनकी 2 कैटेगरी हैं। एक को हम बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और दूसरे को हम बोलते हैं, दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप चीज़ों को फिर से देख सकते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने, उनका सेकंड पार्ट क्या है, प्रोटीन, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इनका रेशियो कितना है, 50 to 52%। किसी भी सेल मेम्ब्रेन में इतना प्रोपोर्शन प्रोटीन का होता है। इनके पोजीशन के बेसिस पे
हमने इनको दो कैटेगरी पर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो एक कैटेगरी को हमने बोला इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और दूसरे को हमने बोला पेरिफेरल प्रोटीन या पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि इंटीग्रल प्रोटीन जो है और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो सरफेस पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ब्रैकेट में यहां पे लिख सकते हैं डज नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो दो लेयर है प्रेजेंट है, इस दो लेयर को एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स सेल के बाहर का एनवायरनमेंट और दूसरा है सेल के अंदर का एनवायरनमेंट। तो सपोज अगर इसे हम एक सेल कंसीडर करते हैं कि सपोज ये एक सेल है, तो ये हुआ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जहाँ पर साइटोप्लाज्म है, यही वाला पार्ट क्या है साइटोप्लाज्म, और ये है सेल के बाहर का। तो जो प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ एक या तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट हो या तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट हो, बट पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रोटीन को आप क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को अगर आप देखें तो इंटीग्रल प्रोटीन को बेसिकली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वन साइड से दूसरे साइड्स में क्या करते हैं, पूरी तरीके से क्रॉस करते हैं। तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली, और मेंशन कर सकते हैं टोटली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन्स को देखा, एक है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और दूसरी है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। बात क्लियर है सभी को। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं और साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, और इन्हीं प्रोटीन्स के साथ क्या अटैच है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का नंबर हमने देखा, रेशियो किसी भी सेल के मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली क्या प्रेजेंट है, 5 to 7 या 5 to 8% है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो है वो 5 to 7% या 5 to 8% अलग अलग बुक्स में मेंशन है, ठीक है। और अगर हम किसी एनिमल सेल्स की बात करें, सपोज अगर हमने ह्यूमन की बात किया, सपोज हमने किसकी बात किया, ह्यूमन की बात किया, तो ह्यूमन की केस में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या हम बोलेंगे, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए अगर हम एक बेसिक सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक मॉडल दिया गया था, सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए एक मॉडल दिया गया था और उस मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सा मॉडल दिया गया था, तो आप बताएंगे हमेशा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अगर हम यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में अंडरस्टैंड करें तो देखिए, पहली चीज़ तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड है और इसी मॉडल की हेल्प से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लिपिड बाई लेयर है, ठीक है।
तो बेसिकली वाइडली एक्सेप्टेड है, और इसे प्रपोज किसने किया था, या प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 में ये मॉडल प्रपोज किया था, और इसी मॉडल को आप क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये बात क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब देखिए होता क्या है, अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात करूँ इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने ये अंडरस्टैंड किया, क्वाज़ी फ्लूइड जो नेचर है, ये नेचर मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनका क्या होता है, लेटरल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इन प्रोटीन्स का, प्रोटीन क्या करती हैं, मूवमेंट परफॉर्म करती हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कौन सा मूवमेंट, तो इसी मूवमेंट को आप बोलते हैं लेटरल फ्लो मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। इसी को आप क्या बोलते हैं, लेटरल फ्लो या लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट होता है, और इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं, क्वाशी फ्लूइड नेचर। ये बात सभी को क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो व्यू है, मीन्स इनका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो लाइक सेल ग्रोथ, सेल डिवीज़न, इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, सेल का ग्रोथ कराना, सेल्स के अंदर डिवीजन्स का प्रोसेस परफॉर्म करना, और साथ में फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर जंक्शन फॉर्म करना। जैसे अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, वो एक तरह का सेल जंक्शन है, वहाँ से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है। इन चीज़ों को हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। फाइनली अगर हम बात करें तो सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, ये सभी प्रोसेस किसके थ्रू परफॉर्म हो रही हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये सारी प्रोसेस क्या हो रही हैं, परफॉर्म हो रही हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो आप बोल सकते हैं सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, इंट्रासेलुलर जंक्शंस को फॉर्म करते हैं, सिक्रीशन और एंडोसाइटोसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। बात क्लियर है। अब देखिए एक पॉइंट हमने अभी पढ़ा था कि प्रोटीन का क्या हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट हो रहा है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन का मूवमेंट हो रहा है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्रोटीन का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट होता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। तो इसी की हेल्प से हम मेज़र करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। दिस इज LI, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ये बात क्लियर है। तो प्रोटीन का मूवमेंट कैसे होता है, विद इन द मेम्ब्रेन, विद इन द मेम्ब्रेन। अभी हम स्ट्रक्चर्स इसको देखेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो कैसे डिफाइन होता है डिफरेंट ऑफ प्रोटीन की वजह से। अब देखिए अगर हम यहाँ पर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन
ट्रांसपोर्ट का भी प्रोसेस परफॉर्म कर रही हैं। तो बेसिकली अगर हम इन चीज़ों को डिटेल्स में देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो के नेचर कैसा है, सेलेक्टिवली परमीबल, मींस सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही ये अलाउ करते हैं एक साइड से दूसरे साइड्स मूव करने के लिए। अगर हम इन टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल्स में देखें तो पहली चीज़ जो है, सपोज अगर कोई सेल है और ये इस सेल का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस सेल के अंदर वाले फ्लूइड को या अंदर वाले कंपार्टमेंट को हम बोल देते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर वाले कंपार्टमेंट को हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के अंदर भी कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं और सेल के बाहर भी कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं। बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देखिए होता क्या है कि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं प्रोटीन की हेल्प से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वन साइड से दूसरे साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं। सपोज कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं यहाँ पर, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर नेचर आपसे पूछा जाए तो सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, ठीक है। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाए। सपोज इस प्रोटीन की हेल्प से ये मूवमेंट हो रही है, इस प्रोटीन की हेल्प से ये मूवमेंट हो रही है। तो जो ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल्स में देखें तो ट्रांसपोर्ट across the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस ट्रांसपोर्ट को हम स्टडी करते हैं दो तरीके से। एक को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जनरली आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए एनर्जी से रिलेट करके। जिस मॉलिक्यूल के ट्रांसफर में कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। मीन्स जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। मीन्स नो एटीपी रिक्वायर्ड। बात क्लियर है यहाँ पे? अगर हम किसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट उस तरह के ट्रांसपोर्ट है जहाँ पर एनर्जी का क्या होता है? यूज होता है। तो ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। पहली चीज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। मीन्स यहाँ पर एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है एक्टिव प्रोसेस में। तो ट्रांसपोर्ट किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पर हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे डिफ्यूजन। ठीक है। अब होता क्या है कि जो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है, इस डिफ्यूजन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया और एक कैटेगरी को बोला सिंपल डिफ्यूजन और दूसरे कैटेगरी को हमने बोला फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मींस अगर हम इसी पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखें तो बेसिकली यहाँ पर
ये क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरे कैटेगरी को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बात क्लियर है? तो देखिए होता क्या है कि हमने अभी यहाँ पर देखा कि जो ट्रांसपोर्ट है across द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने देखा कि एक तो है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे को हम बोल रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, इनमें जो ट्रांसपोर्ट होता है along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है along द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स मतलब ये है कि जहां पर हायर कंसंट्रेशन है से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो है एनर्जी इंडिपेंडेंट। इसीलिए ये प्रोसेस जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंट। ठीक है, मीन्स नो एटीपी रिक्वायर्ड। यहां पर जो प्रोसेस हो रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। मीन्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट किधर हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हायर, और इसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में फ्लो होने की वजह से सेल को ये ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट हो रही है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एटीपी का यूटिलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट है वो कैसा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, और यहाँ पर कैसा है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बात क्लियर है सभी को ये चीज़? अब देखिए होता क्या है कि अगर इसका एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पर है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। बात क्लियर है? अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि पंप क्या होते हैं, कैरियर क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनका नेचर क्या है, या तो वो पैसिव नेचर के हैं या तो वो एक्टिव नेचर के हैं। ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, जब भी सेल्स के मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसी को आप बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो एक टर्म है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए। इन टॉपिक्स को आगे के चैप्टर्स में भी हैं और वहाँ पर डिटेल्स वे में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन process called as osmosis। तो ऑस्मोसिस को अभी आप इतना समझिए कि जब भी वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर है? अगर हम एक जनरली अंडरस्टैंड करें कि सपोज आपके पास एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, और इस सेल पर क्या प्रेजेंट है, तो बेसिकली इस सेल पर एक पंप प्रेजेंट है जिसको आप बोलते हैं क्या, बेसिकली ये पंप समझाने के लिए ऐसा हमने बनाया है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये क्या है, बेसिकली आपका सोडियम पोटेशियम पंप है। अब इनका काम क्या है, क्योंकि होता क्या है
सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल है किसका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ये बात तो सभी को क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए होगा क्या कि सेल के अंदर भी कुछ पोटेशियम है, सेल के बाहर भी कुछ पोटेशियम है, सेल के अंदर भी कुछ सोडियम है और सेल के बाहर भी कुछ सोडियम है। बात क्लियर है? और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि ये हमेशा ट्रांसपोर्ट कैसे चलता है? तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स हमेशा लो टू हाई मूवमेंट होता है, लो टू हाई मूवमेंट होता है यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की केस में। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सोडियम को तो अंदर ले आता है, लेकिन पोटेशियम को अंदर ले आता है और साथ में सोडियम को क्या करता है? बाहर ले आता है। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है और सेल के बाहर जो है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो सोडियम पोटेशियम जो पंप है उनका नेचर है कि ये पोटेशियम को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं और सोडियम को सेल से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। और जब ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो यही पंप क्या करते हैं? सेल के अंदर से एटीपी का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे और वहाँ पर भी सोडियम पोटेशियम पंप को हम बहुत डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो ये इंटायरली क्या है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी सेल हो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें आपका लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड का एक अपना स्ट्रक्चर है जो पोलर हेड और नॉन पोलर टेल से मिलकर के बना हुआ है। प्रोटीन को भी उनके पोजीशन, उनके नेचर के बेसिस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक है मेम्ब्रेन प्रोटीन, दूसरी है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, देन फर्दर हमने पढ़ा इसमें ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, मींस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है और इसीलिए जो सेल है इस ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो आगे के चैप्टर्स में हम सेल वॉल को देखेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखेंगे। मीन्स सेल्स के अंदर जितने भी साइटोसोलिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं उनके स्ट्रक्चर एंड उनके बेसिक फंक्शन के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी फ्रेंड्स, सभी सीनियर्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय लवली ऑडियंस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।